नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए अपलोड करता हूं। पिछले 2 दिन से मैं जो है प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन अभी से डेली आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये 25 नंबर के जो है 25 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट होता है, जो आपको आने वाली परीक्षा 2022 की जो पेट एग्ज़ाम की परीक्षा है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसको ज़रूर देखा करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। और एक चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो हर इंसान तक पहुँचे, सभी बच्चों तक पहुँच सके और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल भी आपका समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, अतः बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर हम डेट की बात करें दोस्तों तो डेट थी आपकी 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को ये लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। दोस्तों, ये भागीरथी के बीच में भागीरथी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, भागीरथी नदी पर। और किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार जो थे मीर सैयद अली, वो कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में थे वो? ठीक है, किसके सहयोगी थे या कह सकते हैं दरबार में थे? तो दोस्तों हुमायूं के दरबार में थे, अतः 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से है। बताइए ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु नदी है, झेलम, यमुना और सतलज नदी है। तो दोस्तों जो ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। ठीक है, यही तीनों नदियाँ दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल जनपद कौन सा है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? ठीक है, सबसे छोटा है। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। तो दोस्त 4 नंबर ऑप्शन संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर जो जिला है वो सबसे छोटा है। दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो 1015 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1015 वर्ग किलोमीटर। अगर दोस्तों यहीं पे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा दोस्तों, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा सबसे बड़ा जिला। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। इसका अगर लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल दोस्तों पूछ ले तो 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा आपका संत रविदास नगर। ठीक है दोस्तों, संत रविदास नगर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों,
वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया था। ठीक है, 2016 की बात कर रहा है दोस्तों। तो 2016 में जो आपके भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो थे डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है दोस्तों, कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल थे। अतः आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था। तो दोस्तों रियो ओलंपिक जो 2016 था उसमें भारत का स्थान कौन सा था? पदक तालिका में भारत का स्थान 67वां स्थान था, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार, सॉरी यहाँ बार लिखा है दोस्तों, ठीक है बार, ठीक है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो वो थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ने भारतीय ओलंपिक खेलों में प्रथम बार जो है पदक प्राप्त किया था। कल्लम मल्लेश्वरी थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों सन 2000 में इन्होंने पहला पदक जो है जीता था। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में हुआ था। कौन सा? ये ओलंपिक कहाँ? सिडनी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, सिडनी में ये ओलंपिक हुआ था। और ये जो कल्लम मल्लेश्वरी हैं ये भारोत्तोलक जो बोलते हैं खेल, जिसको वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, उसकी खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है पूछा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ सबसे कम है? दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड में महिला साक्षरता सबसे कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों लगभग 500 सेकंड लगता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में। अभी 500 सेकंड डायरेक्ट लिख दिया इसने, तो हम 8 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 60 से। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 छंग कितना हो गया? 48। ये हो गया 480, ये हो गया, और प्लस 20 सेकंड ये हो गए, तो लगभग कितने? 500 सेकंड टोटल हो गए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये 500 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों पूछा था। ठीक है, 14-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 15-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसा पूछा है। तो दोस्तों वो 7.4% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कितनी? 7.4% की वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर पूछा है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर नहीं पूछा है। तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में दोस्तों सेवा कर है। ठीक है, सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, सेवा कर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भारत ने बराक 8, ठीक है, बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है। ठीक है, भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली जो मिसाइल है उसको किस देश के सहयोग से जो है विकसित किया है। तो दोस्तों इजराइल, जापान, रूस या अमेरिका। तो दोस्तों वो जो है इजराइल के साथ मिलकर जो है इसको भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इस जो है मिसाइल को विकसित किया है। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्राप्त की गई है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो 2012 में उत्तीर्ण कक्षा चयनित छात्राएं थी, ठीक है, 2000 कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राएं जो थी उनके लिए जो दोस्तों 30,000 रुपये जो है धनराशि, प्रोत्साहन धनराशि इनको दी जाती है। ठीक है, अतः 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो हर भाई बहन तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है पोस्ट बनाने में, तो प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प कर दीजिए, इसको जो है और लोगों तक भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है दोस्तों। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन पूछा है दोस्तों, तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है 315 के अनुच्छेद 315 के तहत हुआ है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, वर्ष 2016 के हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों वर्ष 2016 में जो हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता हुआ था वो दोस्तों आपका लखनऊ में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका लखनऊ जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3:2 होता है। लंबाई इसकी 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका ये कहता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 19 अगस्त। ठीक है, क्या मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 21 जून की बात कर लें तो दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस 21 जून को बात कर लेते हैं, योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व योग दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती होता है, सभी को पता है गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जितने लोग जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका यह कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो राज्य है उसकी सीमा अपने जो सहयोगी जो है राज्य हैं उनसे कितने राज्य ऐसे हैं जिनसे उनकी सीमा लगती है। तो दोस्तों 8 राज्यों से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, अतः सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो 8 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल है। ठीक है दोस्तों, तीसरा हरियाणा, हरियाणा है। राजस्थान है दोस्तों चौथा, मध्य प्रदेश यानी एमपी है। ठीक है, और है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद झारखंड, और सबसे बाद में आता है दोस्तों बिहार। ये 8 राज्य आपके हो गए जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं।
लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या है ना कि अभी प्रैक्टिस नहीं है मेरी लिखने की, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरी आवाज़ से आप लोग लिख लिया करिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो वॉइस से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है। ठीक है, रोग कारक पूछा है दोस्तों, तो इबोला रोग जो है विषाणु से होता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अतः 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था, तो दोस्तों वो गाया गया था आपको कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कलकत्ता में ये गाया गया था। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो अल हिलाल जो समाचार पत्र था दोस्तों, वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अतः 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, कर्नाटक गांधी के नाम से कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो कर्नाटक गांधी के नाम से दोस्तों आपके हरदेकर मंजप्पा को कहा जाता है। हरदेकर मंजप्पा जो है ये कर्नाटक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक यानी आर्य समाज की जो स्थापना थी वो किसने किया था। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, अतः 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऊपर के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में। तो राजा राम मोहन ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने जो है कि आपकी रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है इन्होंने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, अतः तीनों ऑप्शन आपके मैंने तीनों के बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। बंकिम चंद्र चटर्जी की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने वंदे मातरम लिखा। ठीक है, वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है आपका, भारत के वयोवृद्ध, ठीक है, वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो आप लोगों को खुद कमेंट में बताना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है चलिए हम ही बता देते हैं। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों ये थोड़ा सा अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करिए, शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।